Vanshika from Team BML, and this video is very important for all the CS executive students, because in this video I am going to tell you how to write your answers of a subject which is known as EBCL, Economic, Business and Commercial Law. This is a subject of Group 2. I will tell you how to score 75 plus, what are the do's and don'ts, what are the tips and tricks. This video will also help you to write your other theory papers. See, in this video, I will tell you, since your subject is divided in 3 parts, I will tell you how to prioritize your whole syllabus. कौन से टॉपिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, किसको कम प्रेफरेंस देना है. I will tell you what should be your strategy before your examination, what are the tips and tricks that you should follow during your examination while writing your answers. I will tell you how to write case laws, how to present your answer in an answer sheet, and I will tell you how to manage your time in your examination. And at last, I will also analyze a paper of a student who scored 74 marks in EBCL, which is a big deal. So this video is a piece of cake for you. Watch this video till end. I promise you this will help you a lot in appearing your examination. So let's get in the video. So let's start with the analysis of your syllabus. See, since your syllabus is divided into 3 parts, part 1, part 2, part 3, which is of 40, 25 and 35 marks, you should prioritize part 2. पार्ट 2 में आपको सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए. पार्ट 2 को अच्छे से रिवाइज करके जाना एग्जाम में, बिकॉज इसमें एक लौता चैप्टर है कॉम्पिटिशन एक्ट, which consists of 25 marks. तो इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि 25 मार्क्स आपके हाथ में आ जाए भैया, 25 मार्क्स आपको सिक्योर हो जाएं. तो प्लीज कंपटीशन एक्ट में अच्छे से पढ़ के जाना, इसको अच्छे से ध्यान में रखना. सेकेंडली आई वुड से यू शुड प्रायोरिटाइज पार्ट 3, बिकॉज इसमें उतने हार्ड चैप्टर्स नहीं है कंपेरेटिवली, एंड दिस कंसिस्ट ऑफ 35 मार्क्स. जैसे इसमें जो चैप्टर्स है उससे आपको केस लॉ वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, योर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्सेट्रा. इन सारे चैप्टर से आपको केस लॉ वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं. इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू राइट योर केस लॉज, जिससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिले एग्जाम में, राइट. एंड लास्टली यू शुड गिव थर्ड प्रायोरिटी टू योर पार्ट ए, बिकॉज इसमें सारे फॉरेन एक्सचेंज, फेमा, FDI, ODI एक्सेट्रा, all these things are given in your part 1, जो कि थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बट you should give your first priority to part 2. ओके, सो आपको कोई चैप्टर छोड़ के नहीं जाना है, जस्ट प्रायोरिटाइज कि आपको पहले ज्यादा ध्यान किस में देना है, उससे कम ध्यान किस में देना है, एंड उसके बाद अगर टाइम बचे तो किसको करना है, बट आपको कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है. सो लेट मी टेल यू अबाउट व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी बिफोर योर एग्जाम. तो अगर आपके पास बहुत टाइम है तो अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करिएगा, और अगर आपके एग्जाम आने वाले हैं तो बचे कुछ दिन को अच्छे से यूटिलाइज करिएगा. एंड आई वुड से फोकस ऑन कंसेप्ट. इवन आप रिवाइज कर रहे हैं तो फोकस ऑन कंसेप्ट, सिर्फ मेमोराइज करने में ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आपको केस लॉ भी आ सकते हैं. हालांकि EBCL में मैक्सिमम डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, बट देयर आर आल्सो केस लॉज, तो इसलिए आपको कंसेप्ट समझना है. जितना टाइम बचा है रिवाइज एज मच एज यू कैन. प्रायोरिटाइज कर लो कि सुबह के टाइम पे मेरे को ये रिवाइज करना है, दोपहर के टाइम पे ये, रात के टाइम पे ये, तो रिवाइज. एंड जितना टाइम बचा है डू रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, सॉल्व योर पास्ट एग्जाम्स क्वेश्चंस, टू रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, बिकॉज सिर्फ प्रोविजन पढ़ के आपका कुछ नहीं होने वाला है. अगर अभी तक आप सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो तो जो 10 दिन बचे एग्जाम को, प्लीज डू राइटिंग प्रैक्टिस. राइटिंग प्रैक्टिस हेल्प्स अ लॉट. इफ अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम में आंसर्स नहीं बनने वाला है, और आपको ये नहीं समझ में आएगा कि आंसर सही तरीके से लिखना कैसे है, तो आपका नॉलेज वेस्ट हो जाएगा. पार्ट बी को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए. एंड ये सारे चैप्टर्स कई बच्चे लोग छोड़ के चल जाते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ये सोच के कि ये तो हमारा पढ़ा हुआ है, हम इसको नहीं पढ़ेंगे. प्लीज ऐसी गलती मत करिएगा. ये सारे भले चिंदी पिंदी टॉपिक्स हैं, इन चैप्टर्स को छोड़ के नहीं जाना है, बिकॉज कई बार 15-20 मार्क्स के क्वेश्चंस इन सारे चैप्टर से मिला के आ जाते हैं, केस लॉज वाले क्वेश्चन भी आते हैं. इसीलिए एज वी डिसाइडेड कोई चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना है. सॉल्व पास्ट एग्जाम पेपर्स, उससे आपको आइडिया आता है कि क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं, क्वेश्चंस किस तरह से लिखना चाहिए. Also don't forget to do amendments, because FEMA and कोई चैप्टर्स जो पार्ट ए के हैं उनमें अमेंडमेंट्स आ सकता है. सो प्लीज चेक कि आपके लिए एप्लीकेबल अमेंडमेंट्स कौन कौन से हैं, बिकॉज ICSI also give questions from amendments. So don't leave your amendments. Remember important sections. मैंने बहुत सारे बच्चों के पेपर चेक किए and I have seen कि EBCL में they don't give importance to sections. Although they remember sections of company law, but they don't remember sections of
दिस सेक्शन ऑफ योर ईबीसीएल। भाइयों और बहनों प्लीज ऐसा मत करना। हालांकि सारे सेक्शन याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज ईबीसीएल में इतने सारे एक्ट हैं, सबका सेक्शन याद करने जाओगे तो भैया बचेगा ही नहीं कुछ दिमाग में। बट इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो होते हैं, जो आपको क्लास के टाइम बताए जाते हैं कि ये वाला सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जैसे कॉम्पिटिशन एक्ट का सेक्शन 3, 4, 5, 6 इंपॉर्टेंट है, तो वो सेक्शन तो आप याद करोगे ना। तो प्रायोरिटाइज के कौन से सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं वो सेक्शंस आप याद करिए, बिकॉज उन सेक्शंस में चेकर भी, एग्जामिनर भी एक्सपेक्ट करता है कि भैया ये सेक्शन तो आप कोट करोगे। सो डोंट मेमोराइज ऑल द सेक्शंस, बट प्लीज रिमेंबर एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस ऑफ योर ईबीसीएल। लास्टली आई वुड से कि आपका एग्जाम है अगस्त का, अगस्त 2021 का आपका एग्जाम है 10 से 1, 10 AM to 1 PM। सो आपको पता है बेस्ट स्ट्रेटेजी, ये जो 10 AM to 1 PM का टाइम है, इस समय आप कुछ मत करिए, पढ़ाई करिए और आई वुड से कि राइटिंग प्रैक्टिस करो। अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो इसी टाइम पे दो। क्यों? क्योंकि आपका जो एक हैबिट हो जाती है कि नहीं इस टाइम पे तो मेरा दिमाग अच्छे से चलता है। अगर आप 10 से 11 के बीच में आप बचे कुछ 10 दिन में आराम से अपना पढ़ाई करने का रूटीन बना लोगे ना, तो आपका दिमाग सबसे ज्यादा फास्टर वर्क करेगा ड्यूरिंग 10 to 1। तो इस वजह से आपको वो एग्जाम के 3 आवर्स में भी हेल्प मिलेगी। तो आई वुड गिव स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन कि 10 to 11 कुछ मत करना, पढ़ाई करो, मॉक टेस्ट दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। तो इससे आपके एग्जाम में जो 10 to 1 का टाइम रहेगा उसमें आपका दिमाग ज्यादा फास्टर वर्क करेगा। सी this works, this actually works. I have personally tried this, that's why I'm saying you. So and most important is be positive and stay confident। ये कोई नहीं बोलता है कि confident रहो, बच्चे डरते रहते हैं, डर लगेगा, इंसान है हम, जेन्युइन सी बात है, बट बी कॉन्फिडेंट। एंड ड्यूरिंग एग्जाम आपको क्या क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करनी है। कई बच्चे ना आधा पेपर छोड़ के आ जाते हैं, 10 मार्क्स का 20 मार्क्स का छोड़ के आ जाते हैं। मैं बोलती हूँ अरे भैया छोड़ के क्यों आए हो, अटेम्प्ट 100%। इवन इफ आपको करेक्ट आंसर नहीं पता है, देन ऑल्सो ट्राई टू अटेम्प्ट इट। एटलीस्ट आप 1 लाइन लिखोगे, 2 लाइन लिखोगे। पता है चेकर गिव्स समटाइम्स हाफ मार्क्स और 1 मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग। So please, even if you don't know your exact answer, क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ तो पता होगा ना, attempt your question, attempt 100% of your paper, don't leave any answer। ठीक है। सेकेंडली, बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि आंसर ना पूरा एक पैराग्राफ में लिख देते हैं, लाइक पूरा पेज भर देते हैं पूरा। ऐसा मत करना, ऐसा बिल्कुल मत करना। आप अपने आंसर्स को छोटे छोटे पॉइंट्स में या छोटे छोटे पैराग्राफ्स में डिवाइड करो। बड़ा बड़ा पैराग्राफ बिल्कुल मत लिखना, बिल्कुल रीडेबल नहीं होता है, बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं होता है। प्रेजेंटेशन में ध्यान देना, keep your answer in pointers and short paragraph and always write your difference between in table form। and बहुत अच्छा होगा अगर आप एक बेसिस का कॉलम बनाएं, उसके बाद आप डिफरेंस लिखें। बहुत लोग पूछते हैं कि मैम हमको क्या लॉ पूरा रटना पड़ेगा क्या? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको वर्ड टू वर्ड बुक से नहीं रटना है। यू कैन राइट योर आंसर्स इन योर ओन वर्ड्स, बट प्लीज टेक केयर ऑफ सम लीगल लैंग्वेज, सम लीगल वर्ड्स एंड स्पेशली डेफिनेशंस। अगर कोई डेफिनेशन दिया हुआ है ना, तो डेफिनेशन को आपको वर्ड टू वर्ड लिखना पड़ता है, आप डेफिनेशन की लैंग्वेज चेंज नहीं कर सकते। बट अपार्ट फ्रॉम डेफिनेशन यू कैन राइट योर आंसर इन ओन वर्ड्स। दैट्स वाई मैंने आपको सबसे पहले बोला था कि कंसेप्ट्स में फोकस करो। अगर आप कंसेप्ट सही तरीके से समझ गए हैं तो आप अपनी लैंग्वेज में उसको आराम से लिख सकते हैं। बिल्कुल बुकिश लैंग्वेज में लिखने की जरूरत नहीं है, बट कुछ लीगल टर्म्स एंड डेफिनेशंस का ध्यान रखना। ठीक है। ईबीसीएल में स्पेसिफिकली फॉर ईबीसीएल आपका जो आंसर है वो पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा फेक करके नहीं लिखना है आपको। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट सही से समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वही लिखो भैया, इधर उधर की बात मत करो। तो आपका आंसर पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ज्यादा फेंका फाकी मत करना ईबीसीएल के पेपर में। हैंड राइटिंग का स्टार्टिंग से ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे हेडिंग नहीं देते हैं, अपने आंसर को टाइटल नहीं देते हैं। भैया टाइटल दो, सब टाइटल्स दो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पूछा है एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स क्या होते हैं, तो हेडिंग दो एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट, उसको अंडरलाइन करो, उसके बाद अपना आंसर लिखना स्टार्ट करो कि अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ दिस ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है। गिव हेडिंग टू योर आंसर, इनफैक्ट इफ पॉसिबल गिव सब टाइटल्स ऑल्सो and underline your keywords, your title, your section numbers. If you have given reference to any case law, उसको underline करो। अगर कुछ penalty या कुछ important points लिख रहे हो, कुछ keywords लिख रहे हो, तो उसको underline करो।
इट इज इम्पोर्टेंट क्योंकि उसमें अलग से ध्यान जाता है और फिर एग्जामिनर को लगता है कि हाँ आपको आंसर पता है, तो वो आपको ज्यादा मार्क्स देगा। ठीक है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिव टाइटल, सब टाइटल एंड अंडरलाइन योर कीवर्ड सेक्शन नंबर। नेक्स्ट इज आपके आंसर्स के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होना चाहिए। जैसे एक पॉइंट लिखा तो एक लाइन का स्पेस दो, उसके बाद ही दूसरा पॉइंट स्टार्ट करना, बिना वन लाइन स्पेस दिए दूसरा लाइन स्टार्ट मत करना। ठीक है, आई विल ऑल्सो टेल यू कि आपका आंसर की लेंथ कितनी होनी चाहिए इन नेक्स्ट 2 स्लाइड्स। टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए मैम? टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? सी, आई विल टेल यू कि आपका टाइम मिनट्स कैसा होना चाहिए। आपका पेपर 3 आवर्स में डिवाइडेड है, दैट मीन्स 180 मिनट्स। प्लीज स्टार्टिंग के 50 मिनट्स गिव टू रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। एकदम जल्दबाजी में ऐसा मत करना कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं डायरेक्ट अटेम्प्ट करना चालू कर रहा हूँ। क्वेश्चन पेपर रीड करने के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। क्या? स्टार्टिंग के 15 मिनट अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि आपका कौन सा बेस्ट क्वेश्चन है, तो उसको आप सबसे पहले अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, एंड जब आप क्वेश्चन पेपर रीड करते हैं तो अलग से प्रोविजंस, पॉइंट्स, सेक्शन नंबर्स आपके दिमाग में आने चालू हो जाते हैं, तो उसको छोटा छोटा क्वेश्चन पेपर में लिख देना पेंसिल से, ताकि एग्जामिनर को दिखे ना। ठीक है, इट इज अलाउड, इट इज नॉट अलाउड, बट आप छोटा छोटा लिख सकते हैं, छोटा छोटा लिख सकते हैं। वैसे भी अभी कोविड चल रहा है तो एग्जामिनर उतना आपको आपका आंसर शीट वगैरह नहीं लेगा, तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पढ़ के उसके रिलेटेड कोई सेक्शन नंबर माइंड में आता है या कोई केस लॉ माइंड में आता है, कोई पॉइंट माइंड में आता है, पेंसिल से उसको छोटा सा लिख देना क्वेश्चन पेपर में, तो ऐसे करके आपका डेटा पूरा आंसर तैयार हो जाता है। फिर आप जब एक्चुअल में उसको अटेम्प्ट करते हो तो वो आपको हेल्प मिलता है। स्टार्टिंग के 15 मिनट प्लीज गिव टाइम टू रीड योर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका टाइम बचेगा, अगर उसको आप डिवाइड करेंगे 100 मार्क्स से, तो आपको 1 मार्क्स के लिए 1.6 मिनट मिल रहा है, तो अकॉर्डिंगली आप उतना टाइम दीजिए कि 3 मार्क्स में आप 4 से 5 मिनट का समय दे रहे हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 6 से 7 मिनट का समय दे रहे हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आप 8 मिनट का अप्रोक्स समय दे रहे हैं। तो आपको टाइम मैनेजमेंट पहले से वो स्पीड मेंटेन करके रखनी है। ऐसा मत करना कि स्टार्टिंग में आपने एकदम आराम आराम से लिख लिया और बाद में एकदम घसीटा लिख दिया, वैसी गलती मत करना। ठीक है, सो देखो आंसर शीट में आपको लिखना कैसे है, इस तरह का आपका रहेगा आंसर शीट, जिसपे ऊपर थोड़ी सी स्पेस रहेगी, तो वहां आप पार्ट लिखेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, एंड यहाँ जो लिखा है आंसर टू क्वेश्चन नंबर, यहाँ आपको सही से क्वेश्चन नंबर लिखना है जो भी आपका क्वेश्चन नंबर है। एंड आई वुड से कि आपका जो बेस्ट क्वेश्चन है आप उसी से स्टार्ट करें अपना आंसर लिखना। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लिखना पड़ेगा, राइट? जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, 2 में 4 क्वेश्चन है, तो ऐसे जौन से भी क्वेश्चन के चारों पार्ट या चारों पांचों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आते हैं, वो वाले क्वेश्चन से आप स्टार्ट करें, प्रेजेंटेशन में ध्यान दें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ योर आंसर। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आधा पेज मिनिमम, मैक्सिमम 3/4 लिखें। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मिनिमम 3/4 ऑफ द पेज, मैक्सिमम 1 पेज। अगर 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है तो मिनिमम 1 पेज, 1 पेज से लेके 1.25 पेज या 1.5 पेज तक का आप आंसर लिख सकते हैं। दिस शुड बी योर लेंथ ऑफ द आंसर। लास्टली आई वुड से हाउ टू राइट योर केस लॉज। तो जितने भी आपको केस लॉज वाले क्वेश्चन होंगे उसमें आपको सबसे पहले एक पैराग्राफ लिखना है एप्लीकेबल प्रोविजंस का, जिसको आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेक्शन नंबर याद है तो लिखे अकॉर्डिंग टू सेक्शन डैश ऑफ दिस एक्ट, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट। अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं है तो प्लीज गलत सेक्शन नंबर मत लिखना, नहीं याद है तो गलत मत लिखना, तो आप ऐसे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। सेकेंडली आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे इन द गिवन केस से या इन द अबव केस, राइट? फैक्ट्स ऑफ द केस ब्रीफ में बताना एकदम, उसके बाद प्लीज कंक्लूड योर आंसर। आंसर को कंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप ऐसे लिख सकते हैं दस इट मे बी कंक्लूडेड दैट, एंड देन योर कंक्लूजन, या फिर बेस्ड ऑन द अबव रीजन इट मे बी कंक्लूडेड दैट, आप ऐसा भी लिख सकते हैं। तो प्लीज केस लॉ वाले क्वेश्चंस को इसी फॉर्मेट में लिखिए एंड स्टार्ट योर आंसर विथ प्रोविजन, एप्लीकेबल प्रोविजन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, आंसर स्टार्ट करते हैं कंक्लूजन से, अपना कंक्लूजन पहले ही दे देते हैं, बहुत गंदा इंप्रेशन क्रिएट करता है। प्लीज डोंट डू दिस। स्टार्ट योर आंसर विथ एप्लीकेबल प्रोविजन, देन फैक्ट्स ऑफ द केस, एंड देन कंक्लूजन। और अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है फिर तो क्या बात है, फिर तो लड्डू क्वेश्चन मिल गया। डायरेक्ट क्वेश्चन आपको बोल दिया बता दो व्हाट आर द एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स, तो आपको एक हेडिंग देना है कि क्या होता है, एंड देन पॉइंटर्स में स्टार्ट कर देना है कि फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अग्रीमेंट्स आर एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट्स। तो डायरेक्ट इंट्रोडक्शन देके फिर स्टार्ट राइटिंग योर आंसर इन योर पॉइंटर्स। सो दिस इज योर डन। लास्टली आई वुड से अगर आपके पास टाइम बचा है तो प्लीज रीचेक योर आंसर। ऑल दिस स्ट्रेटेजी आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। एंड वन मोर थिंग,
प्लीज डोंट यूज शॉर्टकट। मैंने बहुत लोग को देखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट को ना टोपा लिख देते हैं। भैया एग्जाम चल रही है, मजाक नहीं, पूरा लिखो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, पूरा लिखो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। शॉर्टकट लैंग्वेज एग्जाम में यूज मत करना, एक्ट का नाम तो पूरा ही लिखा करो। चलो मैंने आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स एंड योर स्ट्रैटेजी बता दी है। हम अब एनालाइज करेंगे हमारे 74 मार्क्स लाने वाले बंदे के पेपर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देखना, इससे आपको सच में बहुत आइडिया मिलने वाला है कि ईबीसीएल का पेपर आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सी दिस इज द आंसर शीट, दिस इज द फर्स्ट आंसर। इस बंदे ने क्वेश्चन नंबर 3 से चालू किया है। क्यों? ऑब्वियसली उसका क्वेश्चन नंबर 3 बेस्ट होगा, तभी उसने चालू किया है। जरूरी नहीं है कि आप 1 से ही चालू करो, जो आपको सबसे अच्छे से आता है उसी से चालू करना। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, अगर आपने 3 चालू कर दिया तो 3 के जितने भी सब क्वेश्चन है सबको कॉन्जिक्यूटिवली आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। लाइक 3 में अगर 4 क्वेश्चन है ABCD, तो ABCD को चारों को एक साथ करना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग मत करना। 3 चालू किया तो कंप्लीट 3, उसके बाद ही दूसरा क्वेश्चन चालू करना। ऐसा मत करना कि पहले 3 का A भी कर लिया, फिर 4 का A भी कर लिया, फिर 3 का CD कर लिया। नो 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 नो। ठीक है, सो इसने क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट किया। देखो इसका आंसर कैसे स्टार्ट हो रहा है, अकॉर्डिंग टू द रिलेवेंट प्रोविजन, एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। सेक्शन नंबर याद नहीं था, रिलेवेंट प्रोविजन लिख दिया, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, लेकिन आपका आंसर स्टार्ट ऐसे ही होना चाहिए कि एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ, फिर एक्ट का नाम और एक्ट के ईयर का नाम भी याद हो तो बहुत ज्यादा ही अच्छा है। ठीक है, जैसे एक लाइन का इंट्रोडक्शन दे दिया एंड देन पॉइंटर्स में लिखा है पूरा आंसर। देखो ABCD करके पॉइंटर्स में लिखा है। देखो एग्जामिनर को भी दिख रहा है कि भैया इसने इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, एग्जामिनर ने हर पॉइंट को चेक किया है अलग अलग। और प्लीज अपने आंसर को कंक्लूड करें। देखो इसने प्रॉपर कंक्लूजन दिया है कि हेंस ये कंक्लूड कर दिया, और इसको ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिले इस आंसर में। अगर आप ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करेंगे, ट्रस्ट मी, यू कैन डेफिनेटली स्कोर एग्जामिनेशन इन योर एग्जाम। सो प्लीज रिमेंबर टू कंक्लूड योर आंसर एट लास्ट। एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे, ठीक है, पॉइंटर्स में आंसर लिखें एंड लास्ट में कंक्लूड करें। जैसे कि अगर अपन आगे के क्वेश्चंस में जाएंगे, ये है क्वेश्चन नंबर 3 का C। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाइयों बहनों, जिसमें आपको बताना है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट। तो ऐसी पैराग्राफ में मत लिख देना। देखो इस बंदे ने पॉइंटर्स में लिखे हैं, एंड अगर आप नोटिस करेंगे तो एक इंट्रोडक्शन का लाइन लिखा है, उसके बाद 1 2 3 4 5 पॉइंट्स हैं। आप कई लोग सोचते हैं कि मैम 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम 3 पॉइंट्स ही लिखेंगे। ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 4 to 5 पॉइंट्स मिनिमम लिखना है। अगर 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 to 6 पॉइंट्स लिखना है। अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 6 to 7 पॉइंट लिखना है। कहने का मतलब ये है कि हर आंसर में आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाए उससे कहीं ना कहीं 2 पॉइंट एक्स्ट्रा लिखना। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 पॉइंट लिख दिया और सही लिख दिया, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट लिख दिया, तो देखो ना 2 मार्क्स मिल गए ना इसको। अदरवाइज हो सकता है आपको और कम मिले। तो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि आपको 3 पॉइंट ही लिखना है, 1-2 कम से कम एक्स्ट्रा पॉइंट लिखना। और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये है 3 का D। इस क्वेश्चन में प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में लिखा है, तो इस बंदे ने पहले टाइटल दिया प्रीडेटरी प्राइसिंग, टाइटल को अंडरलाइन किया और फिर प्रीडेटरी प्राइसिंग के बारे में लिखना चालू किया कि वो क्या होता है। तो प्लीज गिव अ टाइटल टू योर आंसर कि आप किस टॉपिक में लिखने वाले हो, उसको अंडरलाइन करो और फिर अपना आंसर स्टार्ट करो, एंड जो भी आपको पूछा जाएगा वो पॉइंटर्स में लिखना। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट के बारे में दिया हुआ है, तो इस बंदे ने टाइटल भी दिया है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, फिर उसको अंडरलाइन किया है और फिर स्टार्ट किया है आंसर को एज पर सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2002। आप अपना आंसर इसी लाइन से स्टार्ट करें तो बहुत 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 ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको सेक्शन याद नहीं है तो ऐसे लिख दो, एज पर एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। ठीक है, सो देखो आपको स्टार्ट करना है योर आंसर विथ प्रोविजंस ऑफ द लॉ, उसके बाद फैक्ट्स ऑफ द केस, उसके बाद गिव योर कंक्लूजन। देखो इस बंदे ने सारे पॉइंट्स लिखे हैं कि कौन कौन से अग्रीमेंट आर डीम्ड टू बी एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट। ठीक है, जैसे जिसमें एक्सक्लूसिव सप्लाई अरेंजमेंट होता है, जैसे एक्सक्लूसिव डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट होता है। तो अब आप ये मत सोचना कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं सिर्फ 3 पॉइंट लिखूंगा। इस बंदे ने इसको जितने पॉइंट पता थे
जितने पॉइंट बताते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव अग्रीमेंट के उसने सारे पॉइंट लिख दिए। एंड सी इसको पूरा 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स मिले हैं। तो आप भी यही स्ट्रैटेजी फॉलो करें, ट्रस्ट मी यू विल रॉक इन योर एग्जामिनेशंस। सी अब जैसे इस क्वेश्चन में फिर इसको 5 अच्छे से आता था तो इसने 5 अटेम्प्ट किया। तो इस क्वेश्चन में सीजर और कॉन्फिस्केशन के बारे में डिफरेंस लिखना है, के बारे में लिखना है। तो इसने पहले सीजर पॉइंट लिखा, सीजर को अंडरलाइन किया, कॉन्फिस्केशन लिखा, कॉन्फिस्केशन को अंडरलाइन किया। अच्छा ये हाईलाइटिंग मैंने की है ना जस्ट टू शो यू गाइज, ये हाईलाइटिंग आंसर शीट में नहीं है। आपको एग्जाम में हाईलाइटर, मल्टी कलर पेन, जेल पेन ये सब अलाउड नहीं है। सिंगल कलर पेन से लिखना है, अगर आप ब्लैक पेन से लिखे तो ज्यादा अच्छा है और एक ही पेन यूज करें। बट आप पेंसिल और स्केल यूज करके अंडरलाइनिंग कर सकते हैं। आप पेंसिल सिर्फ अंडरलाइनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप अपने आंसर को हेडिंग देंगे एंड उसको अंडरलाइनिंग करेंगे। एंड देखो इसने स्टार्ट किया आंसर एज पर द प्रोविजंस ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो आपको आंसर ऐसे ही स्टार्ट करना है कि एज पर सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट, फिर आप अपना आंसर एक्सप्लेन कर देंगे। जैसे देखिए ये क्वेश्चन है 5 का ए, इसमें इसने पहले 3 पार्ट में इसने पूरे आंसर को डिवाइड किया। ये केस लॉ वाला क्वेश्चन है, केस लॉ वाला क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट पैराग्राफ में उसने लिख दिया है एप्लीकेबल प्रोविजन कि एज पर सेक्शन 10 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट 1882। फिर सेक्शन 10 को पूरा एक्सप्लेन कर दिया और फिर फैक्ट्स ऑफ द केस इन द अबव केस दिस इज द फैक्ट्स। फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दिया कि एक्स ने वाई को ट्रांसफर किया प्रॉपर्टी, इतने इतने का कंसिडरेशन है, क्या ये वैलिड है कि वॉइड है। और लास्ट में उसने कंक्लूजन दिखा कि हाँ ये जो ट्रांजैक्शन है ये वॉइड है, ये ट्रांसफर वैलिड नहीं है। तो अगर आपको केस लॉ वाला क्वेश्चन आता है तो आप अपने आंसर को 3 पार्ट में डिवाइड करें। योर फर्स्ट पार्ट शुड बी योर एप्लीकेबल प्रोविजन दैट इज एज पर सेक्शन दिस ऑफ दिस एक्ट। योर सेकंड पार्ट शुड बी द फैक्ट्स ऑफ द केस कि इन द गिवन केस ऐसा ऐसा हो गया। एंड लास्टली शुड बी योर कंक्लूजन। देखो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, इस बंदे को पूरे 4 मार्क्स मिले इस आंसर में, क्योंकि इसने प्रेजेंटेशन सही किया है। आपका सिर्फ आंसर सही लिखना इज नॉट इम्पॉर्टेंट, आंसर सही लिखना इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना ही इंपॉर्टेंट है आंसर को सही तरीके से प्रेजेंट करना, ठीक है। जैसे इसमें भी देखो इस आंसर में उसने पहले हेडिंग दी हुई है। ये केसला वाला क्वेश्चन था, ये बात कर रहा था जनरल ऑफर की, एक्सेप्टेंस की। तो इसने हेडिंग दे दी एक्सेप्टेंस ऑफ जनरल ऑफर, उसको अंडरलाइनिंग दे दी एंड उसके बाद एप्लीकेबल प्रोविजन लिखा कि एज पर द रिलेवेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2002। एंड फिर फैक्ट्स ऑफ द केस लिखा कि इन द गिवन केस दिस। अच्छा फैक्ट्स ऑफ द केस भी ज्यादा बड़ा हो जा रहा है तो उसको भी आप 2 पैराग्राफ में डिवाइड कर देते हैं। एंड लास्ट में कंक्लूजन कि हेंस क्या कंक्लूड किए कि क्लेम इज नॉट टेनेबल, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि आपको केस लॉज वाले क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन किस तरह से लिखने हैं। नॉर्मल क्वेश्चन में आप हेडिंग दे, इंट्रोडक्शन दे, एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस उसका इंट्रोडक्शन दे और पॉइंटर्स में आंसर लिख दे। अगर केस लॉ वाले क्वेश्चन है तो 3 पार्ट में आंसर को डिवाइड करो। फर्स्ट पार्ट शुड बी एप्लीकेबल प्रोविजन, सेकंड पार्ट शुड बी फैक्ट्स ऑफ द केस एंड लास्टली यू शुड राइट कंक्लूजन। तो देखो ना 4 आउट ऑफ 4 किसको बोलते हैं। नहीं तो CA में जल्दी से थ्योरी पेपर में आपको आउट ऑफ मार्क्स नहीं मिलते हैं। बस इस बंदे की स्ट्रैटेजी ही इतनी अच्छी थी कि 4 आउट ऑफ 4 मिले हैं। एंड ये सारी स्ट्रैटेजीज को मैंने डिकोड किया है स्पेशली आप लोगों के लिए। इस EVCL वाली स्ट्रैटेजी को आप अपने बाकी के थ्योरी पेपर्स में भी डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। और अगर इसके बाद भी आपको कोई क्वेरी आए तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो, आई विल श्योरली ट्राई टू आंसर योर क्वेरी। ओके, गिव योर हेडिंग, अंडरलाइन इट। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोग को बताए हैं, प्लीज 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 वो सारे पॉइंट्स का अच्छे से ध्यान रखें। देखो अब ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसमें इस बंदे को पूरे 5 मार्क्स मिले हैं। क्यों? क्योंकि इसने 8 पॉइंट्स लिखे हैं। तो प्लीज ऐसी गलती मत करना कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आप 5 पॉइंट लिख के छोड़ दो। पूरे के पूरे जितने पॉइंट्स आपको आते हैं लिख दो। 1 पेज का आंसर, 1 से 1.25 पेज का आंसर लिख दो। राइट, सो दिस इज योर स्ट्रैटेजी फॉर EBCL. See, every answer it is starting with as per section 53 of TOPA Act 1882. सो ये चीज मैंने आप लोग के हाईलाइट किया है दिखाने के लिए कि आपको आंसर इसी से स्टार्ट करना है, प्रोविजन ऑफ द लॉ से स्टार्ट करना है, एक हेडिंग देनी है, उसको अंडरलाइन करनी है, पॉइंटर्स में लिखना है और एक कंक्लूजन देना है, ठीक है। प्लीज इन सारी बातों का ध्यान रखना। यू विल
definitely score very good marks in your examination, provided you have done your proper study and you have done your proper revision. With this, I am taking leave. I hope this video is helpful for you. If any doubts is left, then please let me know in the comment box below. So with this, I am Ishika Agrawal signing off. Take care. Bye bye.